हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एनीबडी कैन लर्न जीके। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर भाई आरआरबी के लिए जो एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है दिसंबर के अंदर। तो उसके बारे में जो भी जनरल स्टडीज, जनरल अवेयरनेस या फिर जनरल नॉलेज बोल लीजिए आप, उसके लिए अलग से अब मैंने एक सीरीज कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो आज हम देखेंगे उसका फर्स्ट पार्ट और एमसीक्यू वही उठाए हैं भाई जो रेलवे बार बार पूछता है। तो बिना किसी देरी से फुल्ली कंसंट्रेशन के साथ चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे सीरीज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत है जो कोई भी वायुमंडलीय प्रदूषण पैदा नहीं करता है। दैट मीन्स कि वो कोई भी एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन नहीं देगा, क्योंकि ये वीडियो भी बाइलिंगुअल होगी, हिंदी भी और इंग्लिश भी, ताकि जो बिहार या यूपी बेल्ट के बच्चे हैं भाई, इन केस अगर उनको इंग्लिश में दिक्कत आती है तो वो हिंदी से भी अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका भाई? अगर मैं चारों ऑप्शन की बात करूं तो मैं क्लियरली बोल सकता हूं कि जो सोलर एनर्जी है, सौर ऊर्जा है, उसके अंदर किसी भी तरह का कोई एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन नहीं होता है। और दूसरी वाली बात देखने की ये भी है कि एक रिन्यूएबल एनर्जी है। दैट मीन्स जो चीज़ ख़त्म नहीं होती। अगर मैं बात करूँ कोयला एनर्जी की, कोयला एक तरह का भाई रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है, क्योंकि सोर्सेज वो ऐसा है जो कभी भी ख़त्म हो सकता है, यानी कि नियर फ्यूचर में ख़त्म हो सकता है। अगर ये माइनिंग के थ्रू मिलता रहेगा तो अच्छी बात है, अगर अदरवाइज हम बोल सकते हैं कि एक ना एक दिन ये ख़त्म हो जाएगा। उसी तरह से सोलर एनर्जी है जो कभी ख़त्म नहीं होगी, कोई पोल्यूशन नहीं करेगा, और सोलर एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, विद्युत एनर्जी के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी, सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले भी एक इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों के लिए। पहली बात तो आपको इसको मॉक टेस्ट की तरह ट्रीट करना है। अगर आप इस वीडियो का पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो ये बात तो आप ध्यान से सुने कि पहली बात तो इसको मॉक टेस्ट की तरह ट्रीट करना है। और ट्राई कीजिए कि जैसे ही क्वेश्चन आता है वीडियो को वहीं पर पॉज कर दो और अपना आंसर दो, और फिर बाद में वीडियो चला कर देखो, क्योंकि आंसर तो मैं भी साथ साथ में बताऊंगा ही, और अपने आंसर चेक करो। अगर आपका आंसर सही है तो वेल डन है, भी अच्छी बात है। इन केस अगर आपका क्वेश्चन गलत भी हुआ तो वो क्वेश्चन का आंसर वीडियो में ही गलत होगा भाई। अगर एग्जाम में वही क्वेश्चन आता है सेम, तो डेफिनेटली एग्जाम में आप क्वेश्चन वो सही करके आएंगे। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात और भी, जो बच्चे टाइम पास के लिए देख रहे हैं वो तो आपकी मर्जी है, लेकिन जो लोग सीरियस हैं वो जो मैं रास्ता बता रहा हूँ अटेम्प्ट करेंगे, और गारंटी है कि जॉब भी उन्हीं की है वो। सेकंड क्वेश्चन है, एसिड रेनफॉल जो होता है, एसिड रेन होती है, उसका मेन एयर पोल्यूट क्या है, यानी कि वायु प्रदूषण है तो किसकी वजह से होता है। तो मैं इसको डिटेल में बताता हूँ आपको। पहले तो कि जो भी हमारी इंडस्ट्री है या और भी तरीके से जहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड ये जाकर हवा में मिलता है, यानी कि जो हवा में छोड़ रहे हैं भाई ये प्रदूषण, ये बाद में क्या करेगा भाई, वाटर से रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, और उसके बाद ये क्या करेगा, बादलों में पोल्यूटेंट्स बना देगा। और जब भी बारिश होगी वही एसिड उसके थ्रू जो है एसिड रेन बनकर नीचे आ जाएगा। तो इसी को हम एसिड रेन बोल देते हैं, अम्लीय वर्षा बोल देते हैं। आंसर हुआ इसका ऑप्शन नंबर ए, निट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। और एक बात और, जो एसिड रेन है उसकी पीएच वैल्यू 5 से 6 होती है, क्योंकि अगर मैं पीएच स्केल पे बात करूं तो 0 to 14 जाता है और 7 पे न्यूट्रल रहता है। तो आंसर इसका भाई सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो अग्निशामक यंत्र होते हैं, जिसको कि इंग्लिश में फायर एक्सटिंग्विशर बोला जाता है, तो उसमें किस गैस का यूज होता है। पहले तो पॉज कर लीजिए भाई, अपना आंसर सोच लीजिए, अब मैं आपको बताऊंगा इसका आंसर। इसके लिए यूज होता है भाई कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये जो भी दहन प्रक्रिया है जिसको हम कंबंशन बोलते हैं उसको प्रमोट नहीं करता है, क्योंकि ये उसका ऑक्सीजन से जो लिंक है वो खत्म कर देता है। आप लोगों ने देखा होगा जब भी आग लगती है तो ये इस तरह का फायर एक्सटिंग्विशर लेकर उस पर डाल दिया जाता है, ताकि उसका ऑक्सीजन से कॉन्टैक्ट खत्म हो जाए और आग जल्दी बुझ जाए। तो मेरे हिसाब से आंसर है भाई ऑप्शन नंबर ए, और कंप्यूटर भी बोल रहा है कि आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। पोज करिए, पहले अपना आंसर देखिए। तो भाई स्ट्रेंजर गैस किसको बोला जाता है, क्योंकि पहली बात तो कि ये गैस बहुत ही अनरिएक्टिव है। अनरिएक्टिव मतलब कि स्टेबल है और हवा से भारी है। और आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, जेनन। जेनन क्यों? क्योंकि जो ग्रीक है वहाँ पे जेनोस का मतलब होता है स्ट्रेंजर, तो वहीं से नाम लिया गया है, जेनोन को स्ट्रेंजर गैस कहा गया है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, जेनोन। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर आप पहली बार आए हैं आज चैनल पर तो रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको फटाफट से मिले। और इस वीडियो की इंपॉर्टेंट बात की पीडीएफ वो मिलेगी आपको टेलीग्राम के ऊपर। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे जाकर आप लोगों को पीडीएफ में मिल जाएगी।
उसके बाद क्वेश्चन है, जो लाइटर यूज़ होता है भाई, मोस्टली तो लाइटर वैसे सिगरेट के लिए यूज़ किया जाता है, तो उसके अंदर कौन सी गैस यूज़ की जाती है? तो उस लाइटर आप लोग देख रहे हैं भाई, सिगरेट लाइटर है, तो इसके अंदर जो यूज़ की जाती है, पहले तो आप लोग पॉज करके अपना आंसर सोच लीजिए। जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ब्यूटेन। एक छोटी सी केमिस्ट्री की चीज़ और बता देता हूँ आपको, जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बेनिफिशियल है। जब भी कार्बन की मात्रा 1 होगी भाई, तब हम उसको मीथेन बोल देंगे। अगर यहाँ पे कार्बन 2 कर दूंगा तो वो इथ आ जाएगा, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन आ रहा है। आप सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड पे मत जाइए, जस्ट मैं वर्डिंग बता रहा हूँ आपको। जैसे ही कार्बन की मात्रा 3 होगी तो वहाँ पे प्रोप वर्ड यूज़ हो जाएगा, जहाँ पे कार्बन की मात्रा 4 होगी वहाँ पे ब्यूट वर्ड यूज़ हो जाएगा। तो यानी कि इसके अंदर जो है कार्बन कंपाउंड 4 हैं, ब्यूटेन आंसर होगा इसका। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उसके बाद है, इनमें से कौन सी गैस प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यूज की गई थी एज ए वेपन, यानी कि हथियार के तौर पर? तो भाई ये यूज की थी जर्मनी ने 1917 के अंदर। तो वो उसके अंदर मेनली गैसेस थी क्लोरीन, फोस्जीन एंड मस्टर्ड गैस, जिसके अंदर की सल्फर मस्टर्ड था। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अब इस गैस से होता क्या था कि सैवर जो है बर्निंग, यानी कि स्किन के ऊपर बर्निंग होने लग जाती थी, आंखों के अंदर जलन होती थी और सांस लेने में भी तकलीफ होती थी इस गैस के थ्रू। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि जो संविधान सभा बैठी थी हमारी, उसकी पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, यानी कि फर्स्ट मीटिंग किसने चेयर की थी? पोज करके पहले तो आप लोग आंसर लिखिए अपना, अब मैं डिस्कस करता हूँ। तो जो सबसे पहली जो मीटिंग हुई थी उसके जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर उसके बाद क्या हुआ, इलेक्शन हुआ और एक परमानेंट चेयरमैन बनाया गया, जो कि बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे पहले राष्ट्रपति भी थे। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि फर्स्ट मीटिंग में कौन थे। अगर पूछा जाए कि परमानेंट चेयरमैन कौन थे, तब तो हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम लगाएंगे, लेकिन टेम्परेरी चेयरमैन, फर्स्ट मीटिंग के चेयरमैन पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा उस केस में ऑप्शन नंबर सी, सच्चिदानंद सिन्हा। और जो वाइस प्रेसिडेंट थे वही वो थे एच.सी. मुखर्जी। उसके बाद है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट ए मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन? आप लोगों को पता है कि 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन भारत आया था कि अगर भारत को आज़ादी दे देंगे तो उसके बाद पावर का जो ट्रांसमिशन है, यानी कि जो पावर अभी ब्रिटेन के पास है, ब्रिटिश लोगों के पास है, वो इंडियन के पास कैसे जाए, तो इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने के लिए कैबिनेट मिशन आया था। तो इन चारों में से उस मिशन के अंदर कौन मेंबर नहीं था, कौन सदस्य नहीं था? तो इस लिस्ट के दौरान आप लोग देख रहे हैं उसके 3 मेंबर थे, पैथिक लॉरेंस, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स एंड ए.वी. अलेक्जेंडर। तो क्लियरली आप लोग देख पा रहे हैं कि मैं बात कर रहा हूं विलियम वुड की, वो इसके मेंबर नहीं थे। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया था, यानी कि कब नेशनल फ्लैग अडॉप्ट हुआ था? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, वीडियो पॉज कर एक बार खुद से ट्राई कीजिए। चलिए अब देखते हैं। पहली बात तो ये कि जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हुई थी तो उसके चौथे सेशन के अंदर नेशनल ध्वज को अपना लिया गया था। तारीख है वो 22 जुलाई 1947। और तिरंगे को आपको पता ही है भाई, जिसका प्रोपोर्शन है वो 2/3 का है। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और 24 जो भाई ये चक्र है, अशोक चक्र बोलते हैं जिसको हम लोग, इसके अंदर 24 स्पोक्स हैं। और डिज़ाइन किसने किया था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पिंगलिया वेंकैया ने। तो आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, जो मौलिक अधिकार है हमारे संविधान के अंदर, वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक अधिकारों की बात कर रहा हूं तो भाई मैं अमेरिका से हमारे ये सिद्धांत लिए गए हैं। अगर मैं बात करूं, ये तो था भाई मौलिक अधिकार, अगर मौलिक कर्तव्य की बात होगी तो वो लिए गए हैं यूएसएसआर, यानी कि रशिया से लिए गए हैं, यानी कि रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। ये कुछ कनाडा के लिखे हैं, आप लोग इनको भी देख सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका, यूएसए। नेक्स्ट है, जो हमारा पहला हिंदी समाचार पत्र था जिसका नाम है उद्दंड मार्तंड, तो ये 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था। तो ये किस शहर से प्रकाशित हुआ था? इस इमेज के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा जानकारी इसके बारे में मिल जाएगी। तो शहर का पूछा हुआ है, तो ये शहर था कोलकाता। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब ये फेल क्यों हुआ था? क्योंकि उस समय पर पोस्टल रेट काफ़ी ज़्यादा थे और एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने का खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाता था।
इसीलिए फाइनेंशियल डिफिकल्टीज करके इसको बंद होना पड़ा। लेकिन प्रकाशित हुआ था ये कोलकाता से। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पहला हिंदी समाचार पत्र है ये। उसके बाद है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए कौन सा अखबार शुरू किया था? तो उस समय पर बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा किया था भाई? तो पहले तो आप पॉज कर आंसर दे सकते हैं खुद से। चलिए अब मैं डिस्कस करता हूँ। बेसिकली उन्होंने दो अखबार चलाए थे, एक का नाम था मराठा, दूसरे का नाम था केसरी। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो मराठा अखबार है वो इंग्लिश भाषा के अंदर था, अंग्रेजी भाषा के अंदर था। नाम मराठा है लेकिन है इंग्लिश में। और दूसरी चीज़ जो केसरी है वो मराठी के अंदर था, यानी कि जो मराठा है वो इंग्लिश में और केसरी मराठी में। ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इस हिसाब से आंसर क्या होगा इसके अंदर? ऑप्शन नंबर बी केसरी। उसके बाद नेक्स्ट है एक न्यूज़पेपर था जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन, जो कि गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। तो वो कौन सी इन चारों में से कौन सी भाषा में नहीं छपता था? तो ये 1903 के अंदर साउथ अफ्रीका के अंदर पब्लिश हुआ था। और लैंग्वेज कौन थी? आप पॉज कर पहले तो सोच सकते हैं अपने मन में जो भी आंसर है आपका। अब ये इन लैंग्वेज में पब्लिश होता था, तो उस हिसाब से आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी उर्दू, यानी कि वो उर्दू के अंदर पब्लिश नहीं होता था। नेक्स्ट है इनमें से किस महान व्यक्ति को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ इंडियन रेनेजेंस? तो ये बोला जाता है भाई राजा राम मोहन राय जी को, ऑप्शन नंबर बी। इनको और भी बहुत से नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं फर्स्ट मॉडर्न मैन, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, युगा दूत, ब्रिज बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि आप लोगों ने पता, ये जो सती प्रथा थी भाई, विलियम बेंटिक की हेल्प से राजा राम मोहन राय जी ने मिलकर ही ये बंद किया था। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? क्योंकि वैसे तो उनका नाम था राम मोहन राय, लेकिन राजा के लगने के बाद उनको राजा राम मोहन राय बोला गया। तो वो राजा वर्ड की जो टाइटल था वो किसने दिया था? तो ये दिया था भाई मुगल राजा अकबर द्वितीय ने। क्यों दिया था? क्योंकि उन्होंने को अपनी पेंशन और भत्ते के लिए उसकी याचना करने के लिए राम मोहन राय जी को यूके भेजा था। और यूके में ही ब्रिस्टल के पास जो थे उनकी मौत भी हुई थी। तो टाइटल की बात करें तो अकबर द्वितीय ने दिया था। तो भैया अकबर वो वाले नहीं है कि जो बात करें कि बाबर का हुमायूं, हुमायूं का अकबर। उसके बाद में जो इनकी सीरीज चली है ये आप देख रहे हैं अकबर द्वितीय, जिनका कार्यकाल था 1806 से 1837 तक। आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है उसके बाद स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष में यूएसए के शिकागो के अंदर जो पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन हुआ था, तो वो किस साल में भाग लिया था उन्होंने? तो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में भी बहुत से लोग जानते ही होंगे आप लोगों में से। तो 1893 के अंदर उन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद वो यूएसए के अलग सिटीज़ में भी गए और इंग्लैंड में भी गए हमारे हिंदुइज्म के प्रचार के लिए। और उनकी स्पीच तो उनकी वर्ल्ड फेमस ही है। तो आंसर होगा 1893, 1893, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है विच स्टेट डोमिनेटेड इन कॉफी प्रोडक्शन, यानी कि कॉफी उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर आता है? तो कॉफ़ी की बात करूँ अगर तो साउथ इंडिया तो में तो भाई कॉफ़ी बड़े अच्छे लेवल पे होती है, लेकिन उन सब के अंदर कर्नाटका के अंदर 71% है, केरला में 21 और बाद में तमिलनाडु जो 5% है। और 5% की वैल्यू आप लोग देख रहे हैं कितनी है? 8200 टन। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया आपके सामने ही है, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटका। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट है कि जो डंकन पास है वो कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरेटरी में स्थित है? पोज कर आप लोग इसका आंसर पहले सोचिएगा। चार ऑप्शन आपके सामने है। अब मैं आपको एक इमेज के थ्रू दिखाऊंगा कि डंकन पास बेसिकली है का। तो इस इमेज में अगर मैं बात करूं, वैसे तो ये सारी वाटर बॉडीज दिखा रहा है। ये आप देख रहे हैं डंकन पैसेज, नीचे आप देख रहे हैं लिटिल अंडेमान, ऊपर देख रहे हैं पोर्ट ब्लेयर। तो दैट मीन्स ये बात कर रहा हूँ मैं कहीं ना कहीं अंडेमान निकोबार आइलैंड की। ये आप देख रहे हैं ऊपर अंडेमान निकोबार आइलैंड। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डंकन पास तो बहुत बार पूछा जाता है। उसके बाद है जो इंडिया के अंदर फॉरेस्ट पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं, तो सबसे आम प्रकार कौन सा है उसका? क्या उष्णकटिबंधीय है, सवाना या रेगिस्तानी वनस्पति है, भूमध्य रेखीय सदाबहार, या फिर कैनिफर और पाइन्स? तो जो इंडिया में पाए जाते हैं भाई वो हैं
उष्णकटिबंधीय, दैट मीन्स ट्रॉपिकल डेसिडियस। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही आंसर होगा। उसके बाद आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है भी, अगर आप कोई सीरीज चाहते हैं कि और इसके पार्ट में लेके आऊँ तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और सेकंड चीज़ ये भी ट्राई कीजिएगा कि आप लोग अपना स्कोर शेयर करें, क्योंकि इस हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी का अंदाज़ा लगा सकते हैं, और इसमें सख्त मेहनत की तो ज़रूरत है ही। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि कपास उगाने के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी मानी जाती है। तो ये मानी जाती है भाई, आई थिंक आप लोगों ने आंसर सोच ही लिया होगा, आंसर भी सही है आप लोगों का, वो है काली मिट्टी। इसको कभी कभार रेगूर सोयल भी बोल दिया जाता है, रेगूर मिट्टी। तो कपास के लिए सबसे बेहतरीन मानी जाती है ये ब्लैक सोयल, काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए। तो ये था आज का हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें, ताकि मैं और ज़्यादा इसको अच्छे तरीके से आपको पढ़ाऊँ और ज़्यादा सीरीज़ लेके आ पाऊँ। तो अपना स्कोर भी शेयर कीजिएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।